अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मैशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। ऑलमोस्ट महीना हो गया है, ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और अभी तक कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे कि क्या ये जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और अमरीकी सदर ट्रंप ने दूसरी मरतबा जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने ना खोला तो जो ईरान की तवानाई की तनसीबात हैं उनको वो तबाह कर देंगे। इससे पहले उन्होंने 5 दिन की डेडलाइन दी थी और ये डेडलाइन कल एक्सपायर हुई और उस एक्सपायर होने से पहले ही उन्होंने मजीद 10 दिन की डेडलाइन दे दी है। और ये भी साथ कहा है अमरीकी सदर ट्रंप ने कि हमारी बातचीत हो रही है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके हवाले से जो फेक खबरें हैं वो भी चल रही हैं, यानी कि इशारा वो कर रहे थे कि ईरान के ऑफिशियल्स पब्लिकली वो डिनाई कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई निगोशिएशंस नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अगर आप बात करें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, तो आज भी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, 3 जो शिप्स हैं उन्होंने कोशिश की वहां से गुजरने की, लेकिन जो ईरानी हुकाम हैं उन्हें वहां से आने से रोक दिया। और ईरान ने एक दफ़ा फिर इस बात पर जोर दिया है कि जो उनके दुश्मन हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ जो सिफारती कोशिशें हैं वो भी जारी हैं, क्योंकि ये जो अमरीकी सदर ट्रंप ने डेडलाइन को एक्सटेंड किया है, इसको इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो इस वक्त एक कोशिश कर रहा है ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत करवाने की और उसके साथ साथ कि किसी तरीके से ये जो जंग है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो जो एक्सटेंशन दी है अमरीकी सदर ट्रंप ने ताकि जो डिप्लोमेसी है उसको एक मौका दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो हमले हैं दोनों अतराफ से जारी हैं, यानी कि अमरीका भी हमले कर रहा है, इसराइल भी ईरान के ऊपर है और ईरान जवाबन जो है वो भी जो गल्फ के अंदर जो भी अहदाफ हैं और इसराइल में जो भी अहदाफ है उनको भी निशाना बना रहा है। तो ओवरऑल अभी भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और उसकी वजह यह है कि किसी ने अच्छा तबसरा किया था कि आगाज तो किया था अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइल और अमरीका ने कि जो भी उनके वटेवर ऑब्जेक्टिव्स थे कि जी ईरान के रजीम का खात्मा करना है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाना है जो इस जंग से पहले ही नॉर्मल खुली हुई थी। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। ये बिल्कुल ऐसी गैर यकीनी कैफियत है। यही वजह कि अब खुद अमेरिकन को नहीं समझ आ रही कि उनके ऑब्जेक्टिव्स है क्या और इसे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। और इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं कि हमने वहाँ पर रजीम चेंज कर दिया क्योंकि जो टॉप लीडरशिप थी सारी ईरान की वो मारी गई है। यही जो अनसर्टेनिटी है ये अब मार्केट्स को भी बहुत बुरी तरीके से मुसलसल इम्पैक्ट कर रही है। आज भी जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो उसका जो रेट है वो 3% उसमें फिर इजाफा हुआ है, जिसकी खास तौर पर एक वजह है कि पिछले 1-2 दिनों में जो वहाँ पे कुछ जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में शिप्स की मूवमेंट के ऊपर रिलैक्स किया था, तो ब्रेंट जो था वो उसमें कमी हो गई, वो $100 से नीचे चला गया। आज फिर ईरान की तरफ से जो इक़दाम किए गए उसके बाद फिर अभी $111 के ऊपर प्राइस चली गई। और ये सारी जो चीज़ें कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान बहरहाल इस क्राइसिस का बेनिफिशियरी भी है और इफेक्टिव भी है। बेनिफिशियरी इन द सेंस कि हमारा जो रोल है एज अ मीडिएटर, एज अ नेगोशिएटर या एक ऐसी पार्टी जो कि दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल हो, वो फॉर द फर्स्ट टाइम इतना प्रोमिनेंटली वो आया है सामने। और इसके ऊपर आपके पास खबर भी है कि इसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो किस हद तक है, क्योंकि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से ट्वीट कल आया था कि कोई इसके हवाले से किसी किस्म की क़यास आराई से इज्तनाब किया जाए, जो भी चीज़ों की ऑफिशियल हो जाए। बट उसके बाद आपने देखा कि अमेरिकन की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट। अभी इसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट मेरे ख्याल में जो एक तो जिक्र आपने किया कि पहले तो बहुत ज़्यादा ये अनकन्फर्म्ड खबरें थीं कि पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है या फैसिलिटेशन करवा रहा है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की कि यस हमारे ज़रिए ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत हो रही है। ना सिर्फ इस बात की तस्दीक की बल्कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक 15 नुकाती फ्रेमवर्क है जिसे अमरीका ने कहा है, अमरीका ने जो पाकिस्तान को दिया था वो ईरान के हवाले भी किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान तो कहता है कि उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है और उसके बदले उन्होंने काउंटर प्रपोजल्स दिए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान इसके हवाले से अभी वो जो 15 नुकाती फार्मूला है या जो भी प्रपोजल्स हैं उनको रिव्यू कर रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इसमें जो शहबाज भी बात कर रहे हैं कि क़यास आराइयों की, शायद उनका इशारा इस तरफ है कि क्योंकि ये बात हो रही है कि पाकिस्तान ये मीडिएशन या फैसिलिटेशन करवा रहा है, अल्टीमेटली इस्लामाबाद में ईरान और अमरीकी हुकाम के दरमियान
मुलाकात भी हो सकती है। और पहले ये कहा जा रहा था कि ये मुलाकात शायद इसी जो हफ्ते के आखिर में हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त जो एक खलीज है वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए शायद इतना जल्दी ये मुलाकात मुमकिन ना हो, लेकिन इसके इम्कानात को रद्द भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो भी कह रहा था इसके हवाले से कि हम मीडिएट या फैसिलिटेट करवा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ लोग इसके हवाले से सस्पिशियस थे या डाउटफुल थे कि नहीं पाकिस्तान का इसमें ऐसे कैसे रोल हो सकता है। लेकिन इसकी तस्दीक खुद किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के जो खुसूसी एलची हैं ऑन मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ, कल जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी उसका इजलास की सदारत की थी, तो पब्लिकली जो स्टीव विटकॉफ हैं उन्होंने पाकिस्तान के किरदार के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्टीव विटकॉफ का आपने ये बयान सुना और पूरी दुनिया ने ये बयान देखा, लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। वो कह रहे हैं कि जो 15 नुकाती अमेरिका का एक जो फ्रेमवर्क था ईरान को जो दिया, वो पाकिस्तान ने ईरान के हवाले किया और पाकिस्तान एज अ मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में जो कुछ कंफ्यूजन थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि एक तनकीद ये भी हो रही थी कि हम मीडिएटर नहीं हैं, हम सिर्फ मैसेंजर्स हैं, यानी कि एक पैगाम इधर से लेके उधर लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो मीडिएटर होता है उसका कहीं ना कहीं फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा इन्फ्लुएंस भी होता है। तो जब अमेरिका खुद ये बात मान रहा है कि पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है, हालांकि तुर्की, इजिप्ट और बाकी ममालिक के भी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन यहां पर स्टीव विटकॉफ ने सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि क्या अल्टीमेटली अगर ये सिलसिला इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का इसमें प्रोग्रेस होती है तो क्या इस्लामाबाद में हाई प्रोफाइल मीटिंग हो सकती है इरानियन और जो अमरीकी हुकाम है उनके दरमियान। तो इसके हवाले से जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है उनसे भी गुज़िश्ता रात सवाल हुआ था, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जवाब दे रही थी कि क्या इस हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरान और अमरीकी हुकाम के दरमियान। शहबाज, इंटरेस्टिंग उनका जो रिएक्शन है, उन्होंने इसको रूल आउट नहीं किया, डिनाई नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इसके हवाले से जो भी अफवाहें हैं उस पर कान धरने के बजाय जो सरकारी सतह के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट होगा तो मीडिया के उस पर रिलाय करना चाहिए। एंड यही स्टांस जो है वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का भी है। और उन्होंने कहा है क्योंकि जो सिफारतकारी है वो बुनियादी तौर पर अगर खामोश सिफारतकारी हो रही है, तो अगर प्री मेच्योरली डिटेल्स रिवील कर देंगे तो जो वेरी एसेंस है खामोश सिफारतकारी का वो पर्पज़ ही उसका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका आपको कम अज़ कम इस लिहाज से एक पेज के ऊपर नज़र आते हैं कि मीडिया लीक्स अपनी जगह पे ज़रूर हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी दोनों जो अतराफ़ हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन कुछ जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मसलन जो अमरीकी मीडिया है उनके नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो ये मेरे ख्याल में वो वैसे तो नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि कोई इंडिकेशन है। और फिर आपने जिक्र किया कि चले पाकिस्तान और जो अमरीकी ऑफिशियली तौर पर तो नहीं कह रहे, लेकिन जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका आज स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि एक तो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के जरिए अमरीका और ईरान के दरमियान, और बहुत जल्द उन्होंने कहा है कि ईरान और अमरीकी हुकाम के दरमियान इस्लामाबाद में मीटिंग हो सकती है। तो ये इसका मतलब है। और मुझे भी ज़रा, मैंने भी जो कोशिश की जानने की, पाकिस्तानी जो हुकाम है वो इनकार नहीं कर रहे इस बात से, सिर्फ क्योंकि ये समझते हैं कि मामला बड़ा हसास नौइयत का है, तो प्री मेच्योरली हम कोई भी जो स्टेटमेंट है या कोई भी ऐसी बात करके सारे प्रोसेस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूएस गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो तो बड़ी क्लियर है इस हवाले से, और कोई भी गवर्नमेंट होगी वो इसके ऊपर बात नहीं करेगी। अब जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से इस किस्म की ज्यादा एक्सप्लिसिट उनकी स्टेटमेंट है, वो कह सकते हैं, उनके ऊपर उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, सीक्रेसी की और ट्रस्ट को। इसमें मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही जो EU फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं उनकी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बात हुई थी। तो इट इज़ पॉसिबल कि जाहिर है कि वो पाकिस्तान से अगर कांटेक्ट किया था तो जो भी इंफॉर्मेशन EU का जर्मनी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो मे भी वहां पर वो बात उन्होंने ब्रीफिंग वगैरह दी हो, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये बात कर रहे हैं। और आज उनके जो G7 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग है जिसमें अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी पार्टिसिपेट करना है। तो डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन कामरान इसका जो इस वक्त इमीडिएटली जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ये तो नेगोशिएशंस हैं, इसमें हो सकता है। इनफैक्ट मैं यही कि पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है, क्योंकि जो इसके नुकसानात हैं दोनों साइड से नुकसानात है ना। अगर जंग तो हालत पकड़ती है तो तवील जंग होती है, तो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है और पॉलिटिकली भी पाकिस्तान के लिए ये चीजें ठीक नहीं। जिस तरीके से खत्ते में चीजें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान बीइंग द ओनली न्यूक्लियर पावर
ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है और फिर खदशात भी उसके साथ इक्वली बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है वो उसकी वक्त की जरूरत है। जहां तक इकोनॉमी की बात है, हालात काफी टाइट हो रहे हैं। हुकूमत ने पहले हफ्ते तो तेल की कीमतों में इजाफा किया, दो हफ्ते जो थे अभी गुजरे हैं उसमें तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, पाकिस्तान में आलमी मंडी में इजाफा होता रहा। और खबर यह है कि पिछले 2 हफ्तों की, मतलब ये जो भी 27 मार्च आज तक जो हुकूमत सब्सिडी दे रही है या दे चुकी है, उसकी लागत है कामरान 71 अरब रुपया। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक सब्सिडी जो है उसको बर्दाश्त किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आज भी वजारत खजाना में एक मीटिंग हुई, इजलास हुआ, जिसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया और बाकी तीनों जो प्रोविंसेस हैं उनके सीनियर मिनिस्टर्स ने या फाइनेंस मिनिस्टर्स ने अटेंड की वो मीटिंग। और उसमें अब कोशिश वफाकी हुकूमत ये कर रही है कि अगर ये सब्सिडी का सिलसिला तवालत पकड़ता है, मजीद सब्सिडी देनी पड़ती है, तो फिर वफाकी हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो तेल की कीमतों पर मजीद बहुत ज्यादा और अकेले सब्सिडी दे सके। और अब सूबों से कहा जा रहा है कि वो कॉस्ट को शेयर करें, जो कि इन अ वे एक मुनासिब सवाल मैं यहाँ आपसे करना चाहता हूँ। वैसे तो इंडिया पाकिस्तान की अगर आप बात करें, आज अभी कुछ देर पहले मैं जो उनकी पार्लियामेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, वो खिताब कर रही थी और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में और पूरे रीजन में ये मसला है। तो उन्होंने पाकिस्तान की एग्जाम्पल साइट की है कि देखें जी, वो अपने जो मेजर्स हैं डिफेंड कर रहे थे कि पाकिस्तान ने तो हाई ऑक्टेन की कितनी कीमत बढ़ा दी है और लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, सब कुछ, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। इंडिया में वहां पर उन्होंने जो भी उनकी जीएसटी या टैक्स वगैरह है आवाम को रिलीफ देने के लिए वो डीजल के ऊपर को कम किया है। तो यहां पर जब आप सब्सिडी की बात करते हैं, वी ऑलरेडी नो कि लेवी की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में हुकूमत तो ले रही है, तो हम वो टैक्स क्यों नहीं कम करते? क्या ये जो आप सब्सिडी की बात करते हैं कि क्या वो टैक्स कम कर रहे हैं या जेब से जो बीच में गैप आ रहा है वो पूरा कर रहे हैं? देखिए, डीजल और पेट्रोल को सेपरेट देखने की जरूरत है। डीजल के ऊपर इफेक्टिवली इस वक्त हुकूमत सब्सिडी दे रही है। डीजल के ऊपर इस वक्त जो पेट्रोलियम लेवी का रेट है वो 55 रुपए फी लीटर है। 10% उसके ऊपर रेगुलेट इंपोर्ट ड्यूटी है। तो अगर 250 रुपया भी प्राइस है तो उसके ऊपर 25 रुपए और हुकूमत को मिल गया, तो ये 80 रुपए फी लीटर हुकूमत कमा रही है डीजल के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त पर लीटर सब्सिडी इस हफ्ते गई है डीजल के ऊपर, वो 178 रुपए फी लीटर है। तो इफेक्टिवली 100 रुपया फी लीटर डीजल के ऊपर सब्सिडी हुकूमत दे रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो इससे कदरे मुख्तलिफ है। पेट्रोल के ऊपर इस वक्त 106 रुपए पेट्रोलियम लेवी है, उसके ऊपर 10% इंपोर्ट ड्यूटी है। कोई 130-135 रुपए फी लीटर हुकूमत कमा रही है पेट्रोल से। लेकिन जो सब्सिडी दे रही है वो इस हफ्ते की जो थी कोई 80 रुपए फी लीटर से भी कम थी। तो पेट्रोल से हुकूमत बचत कर रही है, डीजल के ऊपर सब्सिडी दे रही है, एक चीज। दूसरा इसके अंदर यह है कि क्या हुकूमत इसको अकेले सस्टेन कर, ये तो उस पर क्लैरिटी आ गई कि एक प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी गई और एक के ऊपर कमाया जा रहा है। दूसरा इसके ऊपर जो इशू इस वक्त यह है ना कि कब तक ये सिलसिला चलेगा, ये एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। और जो वजारत खजाना की तरफ से आज एक प्रेस स्टेटमेंट आई है और जो मीटिंग हुई है सूबों के साथ, जहां पर उन्होंने सूबों से कहा कि आप कॉस्ट शेयरिंग करें, वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास अब महदूद जो फंड्स हैं वो रह गए हैं सब्सिडी देने के लिए। और इसमें बहुत बड़ी एक रुकावट है, वो आईएमएफ की कुछ शराइत है। आईएमएफ की शराइत इस वाले से किस हद तक अफेक्ट करेंगे उसके कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल इस पे मजीद भी डिटेल में बात करें क्विकली बिफोर गोइंग टू ब्रेक। एक तो ज़ाहिर कीमतें तो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बस दुनिया के हालात हैं। सप्लाई का क्या सिचुएशन है? क्या हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, वजारत खजाना की तरफ से आज जो बयान है और जो उनकी स्टेटमेंट आती है उस इजलास के बाद होती है जिसकी सदारत वजीर खजाना करते हैं, जिसमें तमाम रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स भी होते हैं और उनके ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास मार्च और अप्रैल की सप्लाईज जो है वो सिक्योर्ड है। सप्लाईज का पाकिस्तान को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है स्टेज के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त ये कोशिश है कि बावजूद इसके सप्लाई सिक्योर उसकी एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट ना आवाम बर्दाश्त कर सकते हैं ना हुकूमत बर्दाश्त कर, दोनों मिलकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ऑस्टेरिटी की तरफ और कुछ ऐसी चीजें हुकूमत को करनी पड़ जाएं जो शायद काफी मुश्किल हो। अब इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। आज के इजलास जो हुआ था उसमें उस फ्रेमवर्क के ऊपर उस तरीके से तो कंसेंसस नहीं हुआ, उसमें कुछ और टेक्निकलिटीज थी वो भी तय नहीं पाई, तो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जहां पे आपको कंसेंसस की जरूरत पड़े। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक नाज़रीन ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे, कल के प्रोग्राम इस पर ज्यादा बात करेंगे। आज हुकूमत की तरफ से डिसीजन एक्सपेक्टेड है। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से 27 मार्च तक 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। अगला जो हफ्ता है इसके ऊपर क्या सूरत है लोग, ये तो आज रात 11 बजे के बाद वाजे हो जाएगा। एक और इशू जो पाकिस्तान को अफेक्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म में, तो इसके चांसेस कम है, वो है जीएसपी प्लस का। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या हुकूमत इसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर रही है या वाकई इस वक्त सूरत हाल काफी संगीन है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये जो इस वक्त मशरक़ वस्ता में जंग हो रही है तो इसके कई इम्प्लिकेशंस हैं, और जो सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन पूरी दुनिया को और ख़ास करके जो इस रीजन के ममालिक हैं उनको फेस करना पड़ रहा है, वो ऑब्वियसली जो तेल की कीमतें हैं, जो बाकी तवानाई की प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सूरत में करना पड़ रहा है। ब्रेक से पहले शहबाज ने एक ब्रेकअप भी दिया कि एक तो पहला एक हमने देखा था कि वेव आई थी, कीमतों में इजाफा किया था और उसी से अवाम की चीखें निकल गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें ऊपर जा रही थी, हुकूमत के ऊपर ये दबाव था कि ये कीमतें जो है मजीद उसमें इजाफा किया जाए, लेकिन हुकूमत ने फिलहाल ऐसा नहीं किया। लेकिन उसकी एक कॉस्ट है और वो सब्सिडी की सूरत में दी जा रही है, और सब्सिडी जब होती है तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा किसी और जगह से आपकी फिर आप अपनी जो उनको उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, कहीं और से पैसा निकाल के ही ये आप सब्सिडी दे रहे होंगे। तो किस तरह से गवर्नमेंट इस प्रोसेस को डील कर रही है? देखिए कामरान, एक तो हम बात को मुसलसल ये कर रहे हैं कि वजारत ख़जाना ने इस इशू को थोड़ा सा मिस हैंडल किया है। उनको IMF के साथ ये कमिट नहीं करना चाहिए था कि हम जो इसकी सब्सिडी है वो बजट से नहीं देंगे, क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन है और इफेक्टिवली पाकिस्तान का हर घराना, बावजूद इसके कि हम ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा हर घराना जो है वो मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखें तो तकरीबन आधी आबादी जो है हमारी गुर्बत की सतह पे उसकी ज़िंदगी गुजार रही है। 1000 रुपया जो है उसकी पर डे भी उसकी आमदन नहीं है और उनके पास वो वसाइल नहीं है कि इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। चले, इन्होंने जो भी मिस हैंडल किया, अब उसके बाद हुकूमत के पास क्या चॉइसेस बच जाती हैं। जो कंटिजेंसी, जो एमरजेंसी फंड था वो भी इन्होंने दूसरी साइड पर सेट असाइड कर दिया FBR के शॉर्टफॉल के साथ। तो अब आज आके जो इनके पास चॉइस बची वो तरक्याती बजट के ऊपर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 100 अरब रुपए की जो कटौती है वो कर दी गई है। और कल एक इमरजेंसी में एक इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया और उस इजलास को बुलाकर वो जो 100 अरब रुपए की कटौती थी उसको फॉर्मलाइज किया गया और उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी ली गई इक्तिसादी राब्ता कमेटी से। अब ये पैसा प्राइम मिनिस्टर के ऑस्टेरिटी फंड में चला जाएगा, वहां से ये फ्यूल की सब्सिडीज में इस्तेमाल होगा। अभी तक जो 71 अरब रुपए की हम बात कर रहे थे वो हुकूमत ने पे तो कर दिया है। वो 14 से 21 मार्च का जो हफ्ता था उसकी जो लाइबिलिटीज थी वो उसको सेटल किया है। ये जो 21 मार्च ऑनवर्ड 27 आज के दिन तक की जो सब्सिडी का इंपैक्ट है वो 48 अरब रुपया है। वो पैसा फिर ये जो है PSDP की जो कटौती हुई है उसमें से जाएगा। इसके बाद भी हुकूमत के पास तकरीबन 50 अरब रुपया या एक हफ्ते का भी कुशन हुकूमत के पास बाकी। अब इस कुशन को हुकूमत कैसे इस्तेमाल करती है, क्या ये फुली पास ऑन कर देती है इस हफ्ते या इसमें से कुछ ये अपने एडजस्टमेंट्स करती है। जैसे अब अपने इंडिया की एग्जांपल दी, टैक्सेस वहां पे कट किए हैं, हुकूमत के पास चॉइस है लेकिन हुकूमत ये रास्ता नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इंडिया में IMF नहीं है, पाकिस्तान में IMF भी और वजारत खजाना भी है जो कमिट कर चुकी है कि हम उसको उधर रास्ते पे नहीं जाएंगे। बट कॉस्ट, फिर आप जब चॉइसेस लेते हैं तो फिर कुछ चीजों पे इम्पैक्ट आता है। सिर्फ जो आपने कहा कि इसमें सबसे बड़ी एक तो मिस हैंडल किया और IMF को क्योंकि हमने कमिट किया। अब IMF का प्रोग्राम है, बिल्कुल ठीक है, उनकी जो भी शराइत है, लेकिन वो शराइत जब पीस टाइम के लिए है। अब एक ऐसी सिचुएशन है और IMF को भी पता है, पाकिस्तान को छोड़े पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही है, तो उनको भी तो पता है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकेगा। फर्ज करें कि अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि एक्चुअल जो भी तेल की कीमतें हैं और सब्सिडी नहीं देती या कोई और रास्ता इख्तियार नहीं करती और पास ऑन करती है तमाम जो कीमत है, तो डू यू थिंक कि कोई भी बाकी दुनिया को छोड़ दें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो आम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? और उसके नतीजे में जो एक केओस या अनरेस्ट हो सकता है तो उससे तो फिर तमाम चीजें खराब हो जाएंगी। देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे नहीं कि आपको बुखार है तो मैं आपको दवाई क्यों दूंगा। हमने प्रॉपरली केस नेगोशिएट ही नहीं किया IMF के साथ। ये मैं आपको विद माय कॉन्फिडेंस मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि जब हमने IMF को बताया हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, मिसकैलकुलेट किया, लगा कि यार ये जंग इतनी चलेगी नहीं। उसमें इनके खदशात इनके ये थे, शायद ये भी इनके इख्तियार में नहीं था कितनी चलती है कितनी नहीं। जो इन्होंने मिसकैलकुलेट की, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि आप खुद IMF को बता रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद हमारी इन्फ्लेशन पे 0.3% इंपैक्ट आएगा। हम खुद IMF को बता रहे हैं कि बावजूद ये जो फ्यूल क्राइसिस दुनिया में आया हुआ है हमारी GDP ग्रोथ पे 0.2% उसका इंपैक्ट आएगा। हम खुद IMF को बता रहे हैं कि बावजूद फ्यूल क्राइसिस के हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा $2 अरब से कम रहेगा। तो IMF को फिर क्या पड़ी है कि आपको कहें जी ठीक है ये पकड़े चेक और जाके मजे करें। हमने नेगोशिएट ही नहीं किया, ये हमारी वहां पे गलती थी। अब इन्होंने बहरहाल जो भी फैसला किया, अब जो PSDP पे कटौती लगी है, अब बात अपनी प्रायोरिटीज की थी, फिर आप इधर से अगर आप आवाम को अपने रिलीफ देना, चूंकि आपने मिस हैंडल किया सारे इशू को, तो फिर किस पे क्या इंपैक्ट आएगा सौरभ का? इसमें जो कामरान सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर। उसका कोई 22.5 अरब रुपए का बजट कम हुआ है। मोटरवेज और हाईवेज का उसमें प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव्ड है वो डिले हो जाएंगे। दूसरा जो इसका असर पड़ेगा
वो इसके ऊपर पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज का हमारे डैम्स के मंसूबे हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। 13 अरब रुपए की कटौती वहां से हुई है। उसके बाद जो फिर प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ 10 अरब रुपए की कटौती है। फिर जो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स होती हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर उसकी कटौती कुछ 7 अरब रुपए की गई है। फिर जो फाटा का जो इलाका है जो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो चुका है उसका कुछ 6.5 अरब रुपए का बजट काटा है। और इसी तरीके से हेल्थ का भी बजट कटा है, हायर एजुकेशन कमीशन का भी कटा है, एजुकेशन की वजारत का भी कटा है, बाकी वजारतें वो भी इससे अफेक्ट हुई हैं। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि अगर हम ये वाला काम आसान रास्ता ले लेंगे तो उसकी फिर भारी कीमत अदा करना पड़ती है। ये जो कटौतियां हुई हैं इसका मतलब ये नहीं कि खर्चे कम हो गए, ये खर्चे आपने डेफर कर दिए हैं। ये जो डेफरमेंट हुई है जब फ्यूचर में अब इन मनसूबों के ऊपर दोबारा काम करना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं फिर यही कीमत पे हो, फिर उसकी कॉस्ट एस्केलेशन होगी, प्रोजेक्ट्स रिवाइज होंगे, वो प्लानिंग कमीशन के पास वापस आएंगे, उनके दोबारा अप्रूवल्स होंगे, एक नया एक साइकिल चल पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि IMF से हम रिलैक्सेशन मांगते हैं। ये अमन का पीरियड नहीं है, ये प्री वॉर के जो अहदाफ थे फिस्कल वो पोस्ट या ड्यूरिंग वॉर पीरियड आप उसको कैसे और मेरे ख्याल में देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी क्योंकि अभी तो जंग चल रही है एंड मोर इंपॉर्टेंट। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। GSP प्लस स्कीम जो यूरोपियन यूनियन ने उन ममालिक को दे रखी है खास करके जो लेस कंपेटिटिव जिनकी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ताकि वो compete कर सकें बाकी जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान भी उसका बेनिफिशरी है। और उसकी वजह से जो पाकिस्तान को GSP प्लस ये स्कीम मिली थी तो पाकिस्तान की जो बरामदात यूरोपियन मार्केट में उसमें बेपनाह इजाफा हुआ था। लेकिन शहबाज पिछले 1-2 दिन से इसके हवाले से बहुत चर्चा हो रहा है और उसका वजह यह है कि जो जनीवा बेस्ड UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल उसकी साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्कीम है और उसके हवाले से हम कितना अमल दरामद कर लें, एक इवेंट का इनेकाद किया गया और वहाँ पर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान उनके साहबजादे ने वहाँ पर इजहार ख्याल किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचा और यहाँ पर कहा गया कि शायद जो PTI या उनके साहबजादे GSP प्लस जो स्कीम है पाकिस्तान के लिए वो यूरोपियन यूनियन से मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सस्पेंड कर दी जाए। उन्होंने खैर बाद में पता चला कि कुछ गलत एट्रीब्यूट भी किया गया, ज़रूर जिक्र उन्होंने किया लेकिन कोई एक्सप्लिसिटली मुतालबा नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है खास करके टेक्सटाइल से जुड़े जो लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन मार्केट को अंडर दैट स्कीम पैदर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। तो वाई देयर इज सो मच पैनिक? मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी और बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर रही है। पहली बात तो ये कि किसी भी पार्टी का जो सियासी या उसका जाती मफाद हो वो कितना ही बड़ा क्यों ना वो मुल्क के मफाद से ऊपर नहीं हो सकता। और जिन हालात से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उसका सबसे बड़ा सोर्स है, वो इफेक्ट होने का खदशा है जंग की वजह से। वहाँ पे उनकी इकॉनमी सफ़र कर रही है। एक्सपोर्ट्स हमारी पहले ही 8 माह के अंदर -7% उसके अंदर ग्रोथ है, बल्कि नीचे जा रही है, ग्रोथ नहीं है। इन हालात के अंदर हम कोई ऐसी चीज़ उसका सोचे भी कि हम उस अंडरमाइन करें पाकिस्तान को उसकी GSP प्लस स्कीम को, तो वो एक अपनी जगह पे उसको मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन किसी भी लिहाज से नहीं बनती। हैविंग सेड दैट जो रिएक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है ये भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इन अ सेंस कि इस तरह के एक आध बयान से और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के मेंबर से अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो GSP प्लस को सस्पेंड करने के लिए यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का कोई इजलास नहीं होने जा रहा। और ये जो स्कीम है ये इन एनी केस ये खत्म होने जा रही है। आपको पता है कि 10 साल का इसका पीरियड 2023 में इसका खत्म हो गया था, फिर उसमें उन्होंने 4 साल की एक्सटेंशन दे दी, वो भी 3-4 साल का जो भी पीरियड था उसका खत्म होने जा रहा है। तो अब नई स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट होने जा रही है, तो उसके अपने लवाजमात होंगी, उसकी अपनी शराइत होंगी, उसका अपना एक्शन प्लान होगा, तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि GSP प्लस का इशू इस वक्त हाईलाइट हो गया। ये गलत हुआ कि PTI या उसके एफिलिएट जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर इसको अटैच करने की या उसको लिंक करने की कोशिश की, बट इस इशू का सामने आना इस स्टेज के ऊपर बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? ये चीज़ खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं आज बिजनेस कम्युनिटी ने, वहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नंबर 1, GSP प्लस क्या है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो जितनी भी दरामदाद करता है उसकी 66% टैरिफ लाइन हर 3 में से जो दूसरी टैरिफ लाइन है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान बगैर कोई टैक्स दिए अपनी चीज़ वहां बेच सकता है। तो आपको इंडिया के मुकाबले में बांग्लादेश को भी एडवांटेज है, बट इंडिया के मुकाबले में कुछ और कंट्रीज के मुकाबले में आपको एक एडवांटेज मिल गया वहां पे। वो एडवांटेज जो है उसको यूटिलाइज करके पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं टू EU वो अब $8 अरब सालाना पहुंच गई। हर जो आप $100 कमा रहे हैं उसमें से $25 जो है वो यूरोपीय यूनियन से आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। अब अगर ये स्कीम सस्पेंड होती है या ये टर्मिनेट हो जाती है और फर्दर पाकिस्तान को नई स्कीम नहीं मिलती तो आपके ऊपर को $150-2 अरब सालाना इसका मनफी इंपैक्ट आएगा। तो ये एंड डोंट फॉरगेट कि अब तो आपने जिक्र किया ना इंडिया और बांग्लादेश का,
हाल ही में, और हमने जिक्र भी किया था, ईयू और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है, तो वो भी उस पे अगर स्कीम रहती भी है अपनी जगह पे, तो जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसमें उनको जो कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है वो 6% से लेकर 12% तक मिल रहा है, और जो टैरिफ लाइन है पाकिस्तान के केस में तो 66% टैरिफ लाइन के ऊपर उसको एडवांटेज है। इंडिया को तकरीबन 90% टैरिफ लाइंस के ऊपर है ये एडवांटेज। तो स्कीम रहते हुए भी पाकिस्तान के लिए जो कंपटीशन है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक चीज। दूसरा ये कि फिर ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, स्कीम भी रह जाती है, उधर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत वाला वो भी इफेक्टिव हो जाए, फिर पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस है? पाकिस्तान के पास ये चॉइसेस बचती हैं कि वो अपने टैक्सेस को कम करे, वो अपने एनर्जी कॉस्ट को कम करे, वो जो आर्म ट्विस्टिंग है बिजनेस कम्युनिटी की उसको कम करे, बिजनेसमैन को चोर हर वक्त उसको डिक्लेयर करने को अवॉइड करे, जो अपना ओवरऑल एनवायरमेंट है उसको ठीक करे, तो ताकि वो एक जो उसको एडवांटेज एक जो वहां से वो अपना खत्म करेगा या उसका कम हो जाएगा, वो यहां से रीगेन करे। तो ये वो इश्यूज है जिसके ऊपर बात करने की बात करनी चाहिए, और ये हमारे इंटरनल इश्यूज हैं और इस पर बिल्कुल खुल के बात होनी चाहिए। लेकिन जो ओवरऑल अगर कोई भी जमात हो, कोई भी शख्स मुतालबा करे कि जीएसपी प्लस जो है पाकिस्तान के लिए सस्पेंड या खत्म कर देना चाहिए, वो बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि उससे हुकूमत पाकिस्तान को फायदा अपनी जगह पे, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स जो लोगों को मिलती हैं और लोगों का चूल्हा जलता है, तो इससे नुकसान हुकूमत को बेशक होगा, लेकिन असल नुकसान जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें एहतियात भी करनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बिजनेस कम्युनिटी के एक जो शख्सियत है उनको हमने दावत दी है और उनसे पूछेंगे कि वाई ये जो जीएसपी प्लस स्कीम है पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जंग रुकवाने के लिए, और इस वक्त हमारी बड़ी ताकतों, खास करके अमेरिका जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस आईएमएफ के ऊपर, और मेरे ख्याल में इस तरह की कंसेशन जो राइटली हम डिजर्व करते हैं वो मिलनी तो चाहिए हमें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम जो कंसेशन जो हमें कई सालों से मिली हुई है वो जीएसपी प्लस स्कीम है, जिसके तहत जो पाकिस्तानी खास करके टेक्सटाइल की मसनूआत हैं जो हम बेचते हैं यूरोपियन मार्केट में, उसके हवाले से पिछले 1-2 दिन से बड़ा शोर मचा हुआ है। उसकी क्या वजह है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जीएसपी प्लस स्कीम के हवाले से और इसकी पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है। फर्दर बात करने के लिए सरदार ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पिछले 2 दिन से काफ़ी डिस्कशन हो रही है जीएसपी प्लस स्कीम को लेकर के, क्योंकि एक जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वगैरह जो सामने आया एक जमात की तरफ से। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि और हमने देखा रिएक्शन भी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है खास करके टेक्सटाइल के जो शोबे से ताल्लुक रखते हैं, वाई ये जो जीएसपी प्लस स्कीम है पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीएसपी प्लस जो है ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। तकरीबन 66% के करीब जो पाकिस्तानी मसनूआत यूरोपीय मंडियों में जाती हैं उनको जीएसपी प्लस की वजह से एक आप समझ लें कि एमनेस्टी, टैक्स एमनेस्टी मिलती है, और उसमें 70 से 80% जो है वो हमारी टेक्सटाइल है। तो इसकी वजह से हम compete कर पाते हैं वियतनाम की मार्केट के साथ, बांग्लादेश की मार्केट के साथ, और 4 से 5 मिलियन डायरेक्टली लेबर जो है वो इसके साथ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इसके साथ उसका रोज़गार वाबस्ता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये तकरीबन 10 मिलियन के करीब लोग हैं जो इस रोज़गार के साथ वाबस्ता है। पाकिस्तान जो यूरोपीय मंडियों में 10 से 12 बिलियन डॉलर की अपनी एक्सपोर्ट करता है, तो वो हमें सपोर्ट करता है। इस जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसमें सपोर्ट करता है। इसकी वजह से हमारा रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, और जीएसपी प्लस जो है इसकी वजह से हम मार्केट में compete कर पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब इस जीएसपी प्लस स्टेटस को लेके इसको बचाने के लिए या इसके खिलाफ होने वाली किसी भी कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ हम सब इज्तमाही तौर पर इकट्ठा हों, क्योंकि ये सिर्फ एक किसी जमात के नैरेटिव की बात नहीं है। ये हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के जो रोज़गार है और जो चूल्हा उनका जलता है ये डायरेक्टली उसके साथ
रिलेटेड अच्छा सरदार साहब, आपने बड़ा इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां इसके साथ अटैच हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पाकिस्तान तकरीबन साल का 8-9 अरब डॉलर से कमाता है। इस पे तो कोई भी जो किसी किस्म का भी कोई इसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ जुड़ा दूसरा इशू भी है, अगर ये GSP प्लस स्टेटस हमारा आगे कंटिन्यू भी करता है, जिसका भी कोई सस्पेंड होने के फौरी तो कोई चांसेस नहीं है, तो फिर इंडिया का जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, वो अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान को जो कॉस्ट एडवांटेज इस वक्त मिला हुआ है 66% टैरिफ लाइंस के ऊपर, वो तो आपका नलिफाई हो जाता है। तो उसको टैकल करने के लिए आप बिजनेस कम्युनिटी को क्या समझते, क्या करना चाहिए? आप अपनी इनोवेशन करेंगे, हुकूमत से आप रिक्वेस्ट करेंगे या उनको हुकूमत ने आपसे रब्ता किया कि कैसे इस चीज को टैकल किया जाए? एग्रीमेंट हुए भी ऑलमोस्ट 2 माह हो गए हैं, इंडिया वाला जो है। जी देखिए, जो इंडिया ने किया है ये मदर ऑफ ऑल डील्स उसको कहते हैं, और उसकी वजह से डेफिनेटली उनको, चूँकि हमारा उनका फिर जो मेन डिफरेंस रह जाता है वो कॉस्ट का है कि एनर्जी की कॉस्ट पाकिस्तान में और एनर्जी की कॉस्ट हमारे नेबर्स में बहुत इसमें वाज़ेह फ़र्क है। तो जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है इसको सपोर्ट करने के लिए हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिसकी वजह से हम इस एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सकें, जो हमारी लाइफ लाइन है। सबसे बड़ा जो एनर्जी का इशू है इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इसको अल्टरनेट एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको उस मार्केट के साथ compete कर सकें। और चूंकि हमारा जो नेबर है वो उसके पास कैपेसिटी भी हमसे ज़्यादा है और उनके जो फाइनेंशियल मसल है वो भी बेहतर है, तो हमें एक तो उसका सामना है, तो उसको हम बेहतर वैल्यू एडिशन करके और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके तो हम उसके साथ compete सरदार कर साहब, सकते आपने हैं। कॉस्ट कम करने की बात करी, यही एक हल है। हुकूमत ने 2 ऐसे इकदाम किए जिससे कॉस्ट बढ़ी तो जरूर है, कम नहीं हुई। जो गैस मिलती थी इंडस्ट्रीज को उसको डिस्करेज करने के लिए वहां पे कैप्टिव पावर प्लांट की लेवी लगा दी गई आपके ऊपर, जो कि एक्चुअल कॉस्ट से भी कहीं ज्यादा है। और दूसरी साइड पे जो इंडस्ट्रीज थी वो ऑल्टरनेट सोर्सेज जिसमें वो सोलर के ऊपर भी गए, उसको भी हुकूमत डिस्करेज कर रही है, रेजिडेंशियल के लिए भी कर रही है और इंडस्ट्री के लिए भी कर रही है। लेकिन हुकूमत के जो इकदाम है वो तो कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप प्रेसिडेंट एक बहुत अहम चैम्बर के हैं, ये इशू आप लोग टेकअप कर रहे हैं कि बजाय कि हम कॉस्ट कम करने की, हुकूमत तो कॉस्ट बढ़ाई जा रही है। जी देखिए, ये हुकूमत के फ़ायदे में है कि जो एक्सपोर्ट के नतीजे में आने वाला सरमाया है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारे ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा, वो डॉलर को सपोर्ट करेगा, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को सपोर्ट करेगा। इस कॉस्ट को कम करना या इसके बारे में जो मेजर्स हैं वो लेना, वो हमारी गवर्नमेंट के मफाद में है। हम यही बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कि आप इसके बारे में एक मुशावरत स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ एक ऐसी पॉलिसी वज़ा करें जिसकी वजह से हम कॉस्ट जो है वो ऐसी हो कि जो हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें। तो ये बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर महमूद साहब। यकीनी तौर पर जो तजावीज़ हैं गवर्नमेंट को उस पर अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन जो चैलेंज है, जो एनर्जी की कीमतों की बात की है, इस वक्त जो हमारे पड़ोस में जंग जारी है, वो ना सिर्फ रीजन बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो एनर्जी की कॉस्ट है वो आसमान से बातें कर रही है। और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म ना हुई तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत चाह के भी शायद जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या एनर्जी की जो कीमतें हैं उसमें किसी तरह का रिलीफ जो है वो ना दे सके। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।